वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? चैप्टर 13 हमने स्टार्ट किया था, जो लगभग आधा हो गया है। आधा उसको आज इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि राइवलरीज के बारे में, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि राइवलरीज ज्यादातर जो होती है वो एक ही फील्ड के लोगों में होती है, यानी एक ही फील्ड के लोगों में सोच का इख्तलाफ होता है, ठीक है। या वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे बोरिस स्पासकी एंड बॉबी फिशर के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों ही चेस प्लेयर्स हैं। एक रशियन चेस प्लेयर है और एक अमेरिकन चेस प्लेयर है। तो द फियर्स राइवलरी बिटवीन स्पासकी एंड फिशर विच कंटिन्यूड फॉर 2 decades is considered to be the greatest in the world of chess. It is this rivalry which popularized the game all over the world. Until then, chess was considered a boring sport. कह रहे हैं कि स्पासकी और फिशर के बीच की जो राइवलरी थी, जो लगभग 2 decades यानी लगभग 20 साल तक चली, ठीक है। इसी को जो है पूरी चेस की वर्ल्ड में सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है, यानी सबसे बड़ी जो राइवलरी वो इन दोनों के बीच की राइवलरी थी। और ये वो राइवलरी थी जिसकी वजह से चेस को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है। यानी इनकी लड़ाई की वजह से जो लोग चेस को जानने लगे। इससे पहले चेस जो है वो एक बहुत ही बोरिंग सा गेम समझा जाता था, ये बोरिंग सा स्पोर्ट समझा जाता था। Boris Spassky, a Soviet citizen, was a world champion and the darling of the World Chess Federation. Bobby Fischer, a talented American player, challenged him. The World Championship match had 24 games and a draw meant Spassky retained the title. तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बोरिस स्पासकी जो है वो सोवियत सिटीजन थे, यानी रशियन थे वो, और वो वर्ल्ड चैंपियन थे, मतलब कई बार जीत चुके थे वर्ल्ड लेवल पर। और वो वर्ल्ड चेस फेडरेशन, देखिए जैसे हर गेम, जो भी गेम्स होते हैं ना, मतलब जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे, तो ये सब इनके लिए ना फेडरेशन काम करती हैं। यानी एक बहुत बड़ी फेडरेशन होती है जो उस गेम से रिलेटेड सारे काम करती है, यानी प्लेयर्स अरेंज करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, गेम्स को अरेंज करवाना, ठीक है, मैचेस करवाना, फिर उसके बाद जो जीता है उसको प्राइजेस देना, ये सब काम फेडरेशन के होते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो थी, ये बोरिस स्पासकी को बहुत पसंद करती थी। क्यों पसंद करती थी? क्योंकि ये विनर थे, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं बॉबी फिशर जो थे वो टैलेंटेड अमेरिकन प्लेयर थे, ठीक है, यानी ये नए थे, ज्यादा पुराने नहीं थे और अभी तक ज्यादा चैंपियन भी नहीं बने थे। उन्होंने, यानी इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया किसको? बोरिस स्पासकी को। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जो है उसके अंदर कितने मैचेस होते हैं, टोटल कितने गेम्स होते हैं? 24 गेम्स होते हैं, ठीक है। अगर ड्रॉ हो जाता है तो जो भी कह रहे हैं इसके अंदर अगर ड्रॉ हो जाता तो स्पासकी का जो खिताब था, यानी कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, वो उनके पास ही रहता, यानी ये माना जाता है कि स्पासकी जीत गए, ठीक है। Fisher prepared on his own for the championship, whereas Spassky had a team of seconds to assist him. The opening ceremony was held on July 1 and the Soviet team arrived on time, but there was no sign of Fisher. कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है बॉबी फिशर जो है, इन्होंने अपनी सारी तैयारी खुद की, ठीक है, चैंपियनशिप की, यानी पूरी प्रैक्टिस वगैरह जो सब कुछ इन्होंने खुद करा। लेकिन जो बोरिस स्पासकी हैं, इनके बोरिस स्पासकी के लिए क्या हुआ, इनके पास बाकायदा अपनी एक टीम थी जो उनको सेकंड सेकंड पर असिस्ट कर रही थी, यानी इनकी हेल्प कर रही थी, इनको बता रही थी, है ना, तैयारी करने में, प्रिपरेशन में इनकी हेल्प कर रही थी वो। ओपनिंग सेरेमनी जो है, यानी जब स्टार्ट होना था गेम, वो था 1 जुलाई, ठीक है। और सोवियत टीम जो है, यानी रशियन टीम जो है, वो टाइम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिशर का कोई अता पता नहीं था, यानी वो उनका वो नहीं आए थे और ना उनके आने का कुछ पता था कि कब आ रहे हैं। द अमेरिकन वर नोन टू बी टेम्परामेंटल एंड यूज टू मेक अनरियलिस्टिक डिमांड्स एंड वुड विदड्रॉ फ्रॉम द कंटेस्ट इफ दे वर नॉट मेट। तो कह रहे हैं कि अमेरिकन जितने भी प्लेयर्स होते हैं ज्यादातर, उनको टेम्परामेंटल माना जाता है। टेम्परामेंटल का मतलब क्या है कि वो लोग थोड़ा तुनक मिजाज होते हैं, यानी अपनी हर हर बात को मनवाने की वो रखते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, एक तो अजीब अजीब सी बातें चीजें मनवाते हैं, और अगर नहीं मानी जाएगी तो वो गेम से कंटेस्ट से हट जाते हैं, विद्रॉ कर देते हैं। दिस टाइम ही रिफ्यूज टू ट्रेवल to Reykjavik, the capital of Iceland. It was left to the American statesman Henry Kissinger to intervene and persuade him to play. कह रहे हैं इस बार उनकी क्या बात थी, क्या मतलब जिद थी कि वो जो है रेकजेविक से नहीं होते हुए आएंगे। देखिए, जब उनको कहाँ से आना है? अमेरिका से आना है। अमेरिका से आकर के कहाँ पहुंचना है? रशिया पहुंचना है। तो बीच में ना इतनी लंबी फ्लाइट हो नहीं सकती, तो बीच में रुकते रुकाते आते हैं किसी न किसी एयरपोर्ट पर। तो ऐसे यहाँ पर ना आइसलैंड पर रुककर आना था। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजेविक, है ना, वहां पर रुककर आना था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं यहाँ रुकता हुआ नहीं आऊंगा। फिर क्या हुआ? आप देखिए, जब फ्लाइट ही यहीं की, तो अब कैसे इस तरह थोड़ी हो सकता है कहीं और भी रोक ले हम। जब फ्लाइट जहाँ फिक्स होती है वहीं रुकती है।
तो ये काम छोड़ दिया गया अमेरिकन स्टेट्समैन के ऊपर जो हेनरी किसिंगर थे। उनसे कहा गया कि भाई देखिए आप मामले में बीच में आए और आकर के उनको मनाएं खेलने के लिए। Fisher arrived 7 days late and the match started 10 days behind. In the first game, Spassky had the upper hand and Fisher could have settled for a draw, but being positive, he went for the offensive and lost the match. कह रहे फिशर जो है वो 7 दिन लेट आए और उसके बाद जब वो 7 दिन लेट हो गए तो मैच हमारा 10 दिन पीछे चला गया, यानी 10 दिन और लेट हो गया मैच। तो फर्स्ट गेम में स्पासकी जो है वो जीत रहे थे, आगे थे, और फिशर जो है वो चाहते तो अगर थोड़ा तमीज से रहते तो एक ड्रॉ हो सकता था, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव रहते तो। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी और फिर इस तरह वो मैच हार गए। During the second match, Fisher complained that the noise of the camera has distracted his attention. He lost the second game too. और फिर सेकंड मैच में उन्होंने क्या कहा कि ये जो कैमरास लगे हुए हैं ना, इनके अंदर से जो नॉइस आ रही है, आवाज जो आ रही है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसकी वजह से मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। और इस तरह वो दूसरा गेम भी हार गए। Having lost 2 games, Fisher seriously thought of returning home. After a lot of persuasion, he decided to stay. कह रहे हैं जब वो 2 गेम्स हार गए लगातार बॉबी फिशर, तो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं आगे नहीं खेलूंगा। लेकिन बहुत उनको मनाने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो रुक रहे हैं। बहुत उनको मनाया गया कि आप रुक जाएं, गेम इस तरह छोड़ के ना जाएं। He demanded the game to be played in the back room away from the cameras. It was granted. When the game was in progress, he still अब कह रहे हैं कि अब उनकी बात ये मान ली गई। उन्होंने कहा, अब नई डिमांड ये रख दी उन्होंने कि अगर ठीक है मैं रुक रहा हूँ, लेकिन ये जो अब गेम खेला जा रहा है ये बैक रूम में खेला जाएगा। बैक रूम यानी जहां पर कैमरास वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, और उनकी बात को मान लिया गया। That the only camera in the room was making noise. His demand was not conceded, but he registered his first victory, a turning point in the match. तो उसके बाद जब वो बैक रूम में उनको खेलने के लिए अलाउ कर दिया गया तो वहां पर भी एक कैमरा लगा हुआ था। तो उस एक कैमरा से भी उन्होंने कहा कि ये जो एक कैमरा है ना, ये भी बहुत शोर कर रहा है। लेकिन इस बार उनकी बात नहीं मानी गई, पर इस बार उनकी पहली जीत जो है वो सामने आई, यानी इस मैच में वो जीत गए। एट द एंड ऑफ गेम 17, द रशियंस लॉन्च अ साइकोलॉजिकल अटैक ऑन फिशर। कह रहे हैं कि 17वां गेम, यानी मैंने आपसे कहा था 24 गेम्स होते हैं, तो 17 गेम के एंड में रशियंस ने जो है एक साइकोलॉजिकल अटैक किया फिशर के ऊपर, ठीक है। वो क्या था? दे क्लेम्ड दैट द अमेरिकन्स वर यूजिंग अ सीक्रेट वेपन व्हिच कुड इन्फ्लुएंस द ओपोनेंट्स माइंड टू डिफीट स्पासकी। तो कह रहे हैं कि रशियंस ने ही कहा कि अमेरिकन ने जो है ना, एक अमेरिकन्स जो है यानी कि जो बॉबी फिशर है, उन्होंने कोई सीक्रेट वेपन रख रखा है अपने पास, कोई सीक्रेट वेपन रख रखा है। इससे क्या हो रहा है, इससे सामने वाले के जहन पर असर पड़ रहा है, ठीक है, और इससे वो चाहते हैं कि वो इसी वेपन के थ्रू अपने ओपोनेंट को यानी स्पासकी को हरा दें। They alleged that a generator was installed on Fisher's chair, and every time he got up, he shifted the chair so that it would direct raise at Spassky. और उन्होंने ये भी इस बात की भी ये भी इल्जाम लगाया यानी कि ये भी बात कही कि ये जो बॉबी फिशर है, इनकी चेयर के अंदर ना कोई जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही जब भी उठते हैं और अपनी चेयर को शिफ्ट करते हैं और बैठते हैं, तो इसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जो डायरेक्ट स्पासकी के ऊपर असर करती हैं। Spassky did not discount this possibility as he experienced unpleasant sensation during the game. The entire playing area and Fisher's chair went through a thorough examination. तो कह रहे हैं स्पासकी ने जो है इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि उनको गेम खेलते टाइम बहुत सारी अनप्लेजेंट सेंसेशंस महसूस हुई थी, यानी कि ऐसा कुछ अजीब अजीब लग रहा था उनको, ठीक है। पूरा का पूरा गेम एरिया, फिशर की चेयर, सबको बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन किया गया, उसकी जांच की गई। The match continued and Fisher won the title after the 21st game with an unassailable 12.5 to 8.5 लीड। कह रहे हैं कि मैच जो है चलता रहा और आखिर में बॉबी फिशर यानी जो अमेरिकन थे, उन्होंने टाइटल जीत लिया 21वें गेम के बाद, ठीक है। वो भी एक ऐसी जीत से जिसको हराया नहीं जा सकता, यानी इन दोनों में ये डिफरेंस था। एक तो ये था ना पॉइंट का डिफरेंस है, ये तो काफी डिफरेंस हो गया। इट मार्क द क्लाइमैक्स ऑफ बॉबी फिशर्स स्पेक्टेक्युलर करियर। आफ्टर द मैच ही मोर और लेस गिव अप चेस, playing only a return match against Spassky in 1992, which the American comfortably won. कह रहे हैं कि ये जो जीत थी, ये बॉबी फिशर के लिए एक बेहतरीन करियर की स्टार्टिंग थी, ठीक है। या यही कहें कि वो अगर चाहते तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए तो नए थे, अभी ज्यादा इनका कोई इतना नाम भी नहीं था, ये चैंपियन भी नहीं थे, लेकिन अब जब ये जीत चुके थे तो अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। लेकिन इसके बाद, इस मैच के बाद, इन्होंने लगभग अपना चेस का जो करियर था वो छोड़ दिया। सिर्फ उन्होंने एक और मैच खेला था स्पासकी के ही अगेंस्ट 1992 में, ठीक है, और जिसको वो बहुत आसानी से जीत गए थे। नेक्स्ट राइवलरी जो है वो सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच में है। ये दोनों ही जो है वो इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं।
दे आर द टू आउटस्टैंडिंग इंडियन क्रिकेटर्स। वही इन्होंने बता दिया कि ये दोनों ही जो है बहुत बेहतरीन इंडियन क्रिकेटर्स रह चुके हैं। गवास्कर इज प्रोबेबली द ओनली टेक्निकली करेक्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द टेस्ट हिस्ट्री। गवास्कर जो है वो लगभग पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकली करेक्ट क्रिकेटर माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन भी है टेस्ट हिस्ट्री के। He is a textbook of cricket techniques. He has a very high average in the test batting and has created very many world records. कह रहे हैं कि ये जो है क्रिकेट की टेक्स्ट बुक माना जाता है, यानी कि जितनी भी क्रिकेट की टेक्निक्स है वो लगभग सभी इनको आती हैं और ये बहुत ज्यादा हाई एवरेज वाले टेस्ट बैटिंग के बैट्समैन भी हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। कपिल देव इज इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। ही इज अ राइट आर्म पेस बॉलर नॉन फॉर हिज ग्रेसफुल एक्शन एंड पोटेंट आउट स्विंगर। कह रहे हैं कपिल देव जो है वो इंडिया के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर यानी सभी फील्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले। और ये जो है राइट आर्म यानी सीधा हाथ है, एकदम दाया हाथ है ये इंडियन क्रिकेट टीम का। और पेस बॉलर है ये, मतलब इनकी जो स्पेशलिटी है वो बॉलर की है। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने बेहतरीन एक्शंस के लिए और अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, क्रिकेट में भी और उसके अलावा भी। उसके अलावा यानी जैसे जितनी भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं उसके अंदर भी जाते हैं और बहुत सारे सोशल इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। He is a natural striker of the ball and a naturally aggressive player who often helped India in difficult situations, taking the attack to the opposition. He is nicknamed the Haryana Hurricane. कह रहे हैं कि ये जो है एक नेचुरल स्ट्राइकर है, बॉल के नेचुरल स्ट्राइकर है ये, और ये नेचुरली एग्रेसिव प्लेयर है। एग्रेसिव देखिए, गेम में एग्रेशन होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक एग्रेशन नहीं होगा तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। तो इसके अंदर उनके अंदर जो है क्या है, नेचुरली एग्रेशन है, ठीक है। अपना मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद डेवलप किया है, और इन्होंने बहुत ज्यादा मदद भी की है इंडियन क्रिकेट टीम की जब भी सिचुएशन डिफिकल्ट हुई है, ठीक है। ये क्या करते थे, अपने ऊपर अपोजिशन का अटैक ले लिया करते थे, यानी इस काबिल थे कि ये अपोजिशन के खिलाफ लड़ सकते थे, या यहाँ लड़ना तो नहीं है, खेलने की बात हम कर रहे हैं, यानी उनके खिलाफ खेल सकते थे। इनका जो निकनेम था वो था द हरियाणा हरिकेन, ठीक है। हरिकेन एक तरीके से तूफान को बोलते हैं, हरिकेन तूफान का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बोथ ऑफ देम कैप्टन इंडिया and each played under the other. Gavaskar was captain in 47 and Kapil Dev in 33 test matches. Kapil took over captaincy from Gavaskar in 1983 and immediately led India to victory in the World Cup that year. कह रहे हैं ये दोनों ही जो है इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के अंडर भी प्ले किया है, एक दूसरे के अंडर भी इन्होंने क्रिकेट खेला है। गवास्कर जो है वो कैप्टन रह चुके हैं 47 टेस्ट मैचेस में, और कपिल देव जो है वो 33 टेस्ट मैचेस में कैप्टन रह चुके हैं। कपिल ने जब ये कैप्टनसी ली थी गवास्कर से 1983 में, और जिस साल इन्होंने कैप्टनसी ली थी सुनील गवास्कर से, उसी साल ये इंडिया को वर्ल्ड कप की तरफ ले गए, यानी वर्ल्ड कप उस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। It wasn't all, however, a bed of roses for Kapil as he lost the captaincy for a year to Sunil before reclaiming it in March 1985. कह रहे हैं कि ये बस इतना आसान नहीं था कपिल के लिए भी, ये कोई ऐसा नहीं था कि बेड ऑफ रोजेस है, यानी बहुत आसान काम नहीं था ये इनके लिए भी। इन्होंने फिर एक साल के लिए अपनी कैप्टनसी वापस मतलब हार दी थी, वापस सुनील गवास्कर को एक साल के लिए कैप्टन बना दिया गया था। तब 1984 में बनाया गया था, फिर 1985 में दोबारा से कपिल देव को बना दिया गया था कैप्टन। When there are two such brilliant towering cricketers, there is bound to be a conflict of opinion and each rivalry between them, otherwise one would not be an individual. कह रहे हैं कि जब दो इतने ब्रिलियंट टावरिंग क्रिकेटर्स हैं और तो जाहिर सी बात है कि उनमें कोई ना कोई कंफ्लिक्ट जरूर होगा, उन दोनों की सोच में कोई ना कोई फर्क जरूर होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं माना जा सकता कि ये दोनों अलग अलग है ना। वो दोनों अलग अलग है, इसकी पहचान है कि उनमें कोई ना कोई कंफ्लिक्ट होगा जरूर। Gavaskar was first surprised and then hurt on being replaced by Kapil as captain. Then the BCCI president and KP Salve summoned them and tried to make them understand each other better. तो कह रहे हैं जब गवास्कर को पता चला कि मेरी जो कैप्टनसी जा चुकी है वो भी किसको मिली है, कपिल देव को मिली है, तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट भी हुआ। पहले वो शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, उसके बाद उनको बहुत फील हुई बात कि उनको कपिल ने रिप्लेस कर दिया है। फिर उसके बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो थे एनकेपी साल्वे, उन्होंने उन दोनों को बुलाया और आपस में बातचीत करने के लिए कहा, और इसलिए ताकि दोनों दूसरों को अच्छे से समझ सके। Later when Gavaskar reclaimed captaincy, Kapil was dropped for the Kolkata test against England as he had played a rash and irresponsible stroke in Delhi. कह रहे हैं जब गवास्कर जो है दोबारा से एक साल के लिए दोबारा से कैप्टन बने थे,
तो दोबारा जब वो कैप्टन बने तो कपिल जो है वो कोलकाता टेस्ट अगेंस्ट इंडिया, यानी कोलकाता से खेल रहे थे ये लोग और इंग्लैंड के खिलाफ थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो वहां पर उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा रैश प्ले किया और बहुत ही गैर जिम्मेदारी से उन्होंने दिल्ली में गेम खेला। इट वॉज हाउएवर अ कलेक्टिव डिसीजन एंड गवास्कर कुड नॉट बी कम्प्लीटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कह रहे हैं कि इस तरह फिर ये कहा गया कि ये कलेक्टिव डिस्कशन था, सबने डिस्कशन करके डिसाइड किया कि जो ये हम हारेंगे, जाहिर सी बात है जब कोई रश प्लेइंग करेगा तो जीतेगा तो नहीं ना। तो जब वो लोग ये इंडिया हार गया तो ये कहा गया कि ये सिर्फ कैप्टन की कोई गलती नहीं है, इसके अंदर बाकी और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस हार के लिए सिर्फ गवास्कर को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया, बल्कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो कपिल की भी थी। Similarly, in the Australian World Cup tour, Sunil missed the matches against West Indies and Australia because of the fitness problem. And in the match against Zimbabwe, he came to know about his inclusion at the 11th hour from a journalist. कह रहे हैं इसी तरह क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप के अंदर सुनील ने जो है ये मैच मिस कर दिया जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो फिट नहीं थे उस वक्त, फिटनेस की प्रॉब्लम थी, तबियत वगैरह खराब होगी। और फिर उसमें एक बार क्या हुआ कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब ये लोग गेम खेल रहे थे तो उनको पता ही नहीं था कि वो उस गेम के अंदर है, उनको बिल्कुल आखिर में पता चला, वो भी किसी जर्नलिस्ट से पता चला कि वो इस गेम के अंदर हैं। कपिल हैड नॉट गॉन टू द चैंपियन ओपनर एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज इन। कपिल ना ही उनके पास गया और ना ही कपिल उनके पास गए और ना ही उन्होंने उनको बताया कि वो गेम के अंदर हैं, ठीक है, यानी वो भी गेम खेलेंगे, वो भी टीम में है। Sunil was so upset that he lost his wicket in the very first over. Sometimes even great people fail in human relations rather than in principles. तो कह रहे हैं कि सुनील को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो जो है इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और उनकी टीम ने पहले ओवर में इतना बेहतरीन विकेट गवा दिया। फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े महान लोग भी जो है ना ह्यूमन रिलेशंस में फेल हो जाते हैं, यानी आपस में एक इंटर रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, अच्छे से वो रिलेशंस स्टैब्लिश नहीं कर पाते। हालांकि वो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो ह्यूमन रिलेशन की बात जब हम करते हैं तो वो अच्छे तरीके से उसको फॉलो नहीं कर सकते या अच्छे तरीके से उसको बना नहीं पाते। The two giant players were such great cricketers and had such a huge public image that they would give everything on the field, but off it they may have differences of opinion over many issues or points. कह रहे हैं कि ये दोनों महान प्लेयर्स जो थे इनकी बहुत बड़े क्रिकेटर्स थे और इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी, है ना, बहुत अच्छी पब्लिक इमेज थी इनकी, जो कि जिन्होंने अपना सब कुछ जो है फील्ड पर दे दिया, यानी अपनी जान लगा करके क्रिकेट जीता करते थे, है ना, क्रिकेट में खेलते थे और फिर इंडिया के लिए जीतते भी थे। लेकिन उसके इन सब के बावजूद भी इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पर बहुत सारे इख्तलाफात थे, यानी बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाते थे। What matters most was that these differences would not affect the morale or the performance of the team and one would not let down the other at any cost. कह रहे हैं कि फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो इनके डिफरेंसेस थे इस चीज ने कभी भी गेम के पूरे मोरल को, यानी पूरे मतलब को या पूरी टीम की परफॉर्मेंस को कभी भी इफेक्ट नहीं किया और ना ही कभी भी इन्होंने ये सोचा कि एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे या एक दूसरे की इंसल्ट करेंगे। In all matches, Kapil as captain and Jimmy Amarnath as his deputy would always fall on the views of Sunil while formulating strategies. कह रहे हैं कि जितने भी मैचेस कपिल की कैप्टेंसी में हुए हैं और उनके साथ जो जिमी अमरनाथ थे वो उनके डिप्टी कैप्टन थे, तो इन लोगों ने जितने भी मैचेस करवाए हैं उन सब में ये सब हर बार जो है सुनील के व्यूज को, उसके नजरियात को अपने सामने रखते थे और हमेशा उसको ध्यान में रखकर ही नई नई स्ट्रेटजीज बनाया करते थे। Even in the World Cup, Kapil was found to seek the advice of Gavaskar and Ravi Shastri rather than Venga Sarkar, who was the vice captain. कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी कपिल ने ज्यादा फौकियत इस चीज को दी कि उन्होंने गवास्कर और रवि शास्त्री की एडवाइस को ज्यादा माना बजाय इसके कि वो वाइस कैप्टन वेंगा सरकार की एडवाइस को मानते, यानी उन्होंने जो है ज्यादा अहमियत दी वो सुनील गवास्कर और रवि शास्त्री को दी। तो ये इन दोनों की हमने राइवलरी के बारे में पढ़ा। In conclusion, Kapil and Gavaskar played in the best interest of the team, and the team as a whole benefited by the opinion, experience, and performance of the two great players. कह रहे हैं कि कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि कपिल और गवास्कर दोनों ही बेहतरीन प्लेयर थे और उन्होंने अपना सब कुछ जो है टीम को दे दिया, यानी अपना बेस्ट इंटरेस्ट। एक तो होता है कि इंसान बस ऐसे ही कर रहा होता है कोई काम, एक होता है खुशी से जो काम कर रहा होता है ना, ऐसे ही उन्होंने खुशी से वो हमेशा खेले
और उन दोनों ही की वजह से पूरी टीम को फायदा भी हुआ, उनके ओपिनियन से, उनके एक्सपीरियंस से और उनकी परफॉर्मेंस से। ठीक है, उन दोनों ही ग्रेट प्लेयर्स की वजह से टीम बहुत ही फायदे में रही। ये जो इनपुट्स लिए गए हैं ये है द वीक मैगजीन September 6, 2009। ये उसमें लिखा होगा, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने आई थिंक 5-6 राइवलरीज के बारे में हमने पढ़ लिया है और आपने नोटिस भी किया होगा कि ये सभी राइवलरीज जो है सेम फील्ड के लोगों में थी। ठीक है, तो अब हम अपना काम देख लेते हैं, क्या काम करना है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको पहले भी दी थी करने के लिए, नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। इंग्लिश टू हिंदी करना है आपको वर्ड्स मीनिंग। उसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसके सामने करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे व्हाट इज अम्बेडकर सॉल्यूशन फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में वो मतलब अम्बेडकर जो है वो किस तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, यानी जो जाति के नाम पे भेदभाव होता है, इसको किस तरह खत्म करना चाहते थे। ड्रास्टिक चेंज इन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग टेम्पल एंट्री फॉर ऑल, दलित्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो वो क्या चाहते थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जाए, एक बड़े लेवल पर चेंज किया जाए जिसको सब मानने के लिए बाध्य हों, यानी उसको माना ही माना जाए। ठीक है, या फिर वो चाहते थे कि उनको सिर्फ दलित लोगों को जो है उसमें मंदिर में एंट्री मिल जाए, या फिर वो ये चाहते थे कि दलित लोग जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो ताकि अगर कोई इसके खिलाफ भी जाए तो उसे सजा मिले। सेकेंड है हाउ इज राइवलरी क्रिएटेड अमंग साइंटिस्ट। तो कह रहे हैं साइंटिस्ट जो थे दोनों, यानी सतीश धवन और विक्रम साराभाई, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी थी वो किस चीज के लिए थी। अ डिजायर फॉर रिकॉग्निशन एंड अ प्लेस इन द हिस्ट्री। एक ख्वाहिश थी कि उनको लोग रिकॉग्नाइज करें, उनको जाने। ठीक है, हालांकि बजाहिर उनकी मतलब उनका तो टाइम पीरियड काफी अलग अलग रहा, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, कि उनकी जो है वो उन दोनों में एक तरीके की एक राइवलरी है कि वो चाहते हैं कि इतिहास में उनकी जगह हो, लोग उनको पहचाने। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। थर्ड के अंदर है, थर्ड के अंदर करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। इसके अंदर क्या है, व्हाट वाज रशियन साइकोलॉजिकल अटैक ऑन फिशर इन द वर्ल्ड चैंपियन मैच। तो कह रहे हैं कि रशियंस का फिशर के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल अटैक था। तो उन्होंने क्या कहा था, फ्लोटिंग अ रूमर्स दैट अमेरिकन्स वर यूजिंग अ सीक्रेट वेपन टू इन्फ्लुएंस द ओपोनेंट्स माइंड। तो उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी थी कि अमेरिकन जो है वो एक तरह का सीक्रेट वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो असर पड़ रहा है वो सामने वाले के जहन पर पड़ रहा है, यानी स्पासकी के जहन पर पड़ रहा है। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। विद ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन कपिल देव एंड सुनील गावस्कर, वन पॉजिटिव एस्पेक्ट व्हिच बाउंड देम टुगेदर वाज। कह रहे हैं कि उन कपिल देव और सुनील गावस्कर के बीच के अंदर जो भी डिफरेंसेस थे उसके बावजूद एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था उनके बीच में जो उनको साथ बांधे हुए था। ठीक है, तो वो क्या था, वन वुड नॉट लेट डाउन द अदर एट एनी कॉस्ट। कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे ही को किसी भी तौर पर नीचे नहीं दिखाना चाहते थे। उसके बाद फिफ्थ है, व्हाट इज द वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द राइवल्स डिस्कस्ड इन द लेसन। कह रहे हैं कि राइवल्स के बीच में जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, दे वर एसेंशियली पर्सन्स ऑफ ब्लेमिशलेस कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। कह रहे हैं कि वो दोनों ही जो है, देखिए अब बड़े लेवल पर जब हम बात करें, जैसे हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम गांधी जी और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों ही अपने आप में ठीक है ना। तो उनका जो कैरेक्टर है वो ब्लेमिशलेस है और वो इंटीग्रेटेड भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके सोच का इख्तलाफ है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसलिए वो अलग अलग सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है ना, उनका अपने आप में वो बहुत ठीक है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनकी सोच आपस में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए सेकंड वाले के अंदर आपको क्या करना है, सेकंड में क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंदी हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 हैं, तो मैंने इसमें से 2 कट करवा दिए, सेकंड एंड फोर्थ। इसको क्रॉस कर लीजिए सेकंड फोर्थ को, बाकी हम चारों अभी कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ अम्बेडकर एंड गांधी जी इन देयर व्यूज ऑन दलित्स। कह रहे हैं कि आपको एक नोट लिखना है अम्बेडकर और गांधी जी की जो सिमिलैरिटीज हैं, यानी जो भी उनकी अच्छी बातें हैं, जो भी उनकी बुरी बातें हैं। बुरी बातों से मतलब मेरा ये है कि जिस बात पर वो मुत्तफिक हैं और जिस बात पर वो इत्तेफाक नहीं रखते, उन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। किसको लेकर, दलित्स को लेकर। तो बोथ वांटेड, आंसर है इसका, बोथ वांटेड टू कनेक्ट, सॉरी, both wanted to fight caste and give Dalits their rightful place. They abhorred the way the Dalits were treated in our country. कह रहे हैं वो दोनों ही चाहते थे कि वो जो है कास्ट और कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़े, ठीक है, और वो दलित्स को उनकी जो सही जगह है वो उनको दिलवा सके। वो दोनों ही इस बात की निंदा करते थे जिस तरह हमारे यहाँ दलितों को ट्रीट किया जाता है हमारी कंट्री में। गांधी जी सॉल्यूशन ले इन द एमांसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल। गांधी जी का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर से जो ही चीज निकलनी चाहिए,
अंदर से मतलब कि हर इंसान अपने अंदर ये सोचे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, ठीक है, ये जैसे सोचे। अम्बेडकर वांटेड अ ड्रास्टिक चेंज इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। और अम्बेडकर ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई इसके खिलाफ भी जाए तो सजा मिल सके, और उनको जो है बाकायदा कुछ हक मिले जो दलित हैं उनको, और उनकी सिटीजनशिप के अंदर भी उनकी कुछ हक हो कि कोई उनका इस तरह जो है एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, ठीक है। सेकंड देखते हैं, डज द टेक्स्ट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशंस बिटवीन विक्रम साराभाई एंड सतीश धवन, इन व्हाट वे डू यू थिंक दे आर राइवल्स। कह रहे हैं कि क्या टेक्स्ट, ये जो जितना भी हमने लेसन पढ़ा है इसके अंदर से हम विक्रम साराभाई और सतीश धवन के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में हम कुछ जान पाए हैं, अगर हाँ तो किस तरह, क्या आप सोचते हैं कि वो दोनों राइवल्स थे। Yes, the text provides information about the relations between विक्रम साराभाई एंड सतीश धवन। कह रहे हैं कि हाँ, टेक्स्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन। आई थिंक दे आर राइवल्स इन द पब्लिक ओपिनियन। हालांकि देखिए मैंने आपको बताया था कि वो दोनों आपस में राइवल्स नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो राइवल्स थे किसके ओपिनियन में, पब्लिक ओपिनियन में, एंड इन द परसेप्शन ऑफ इंडियन स्पेस साइंटिस्ट। और किसके परसेप्शन के हिसाब से, किसके नजरिए के हिसाब से, इंडियन स्पेस के जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से भी ये दोनों राइवल्स थे। The point of rivalry is who deservedly claims the honor of being called the father of India's space revolution। तो कह रहे हैं कि राइवलरी का पॉइंट क्या था कि वो उन दोनों में से कौन इस काबिल है, कौन इस लायक है कि उसको इंडियन स्पेस रिवॉल्यूशन का फादर कहा जा सके, ठीक है, ये दोनों के बीच में राइवलरी थी। थर्ड है, द रशियंस लॉन्च अ साइकोलॉजिकल अटैक ऑन फिशर, व्हाट इज द अटैक रेफर्ड टू हियर। तो कह रहे हैं कि रशियंस ने जो है ना एक लॉन्च अटैक किया था, यानी लॉन्च किया था एक अटैक किस पर, फिशर के ऊपर। तो कह रहे हैं वो अटैक क्या था, तो इसका आंसर है रशियंस लॉन्च अ साइकोलॉजिकल अटैक ऑन फिशर, दे क्लेम्ड दैट द अमेरिकन्स वर यूजिंग अ सीक्रेट वेपन। तो रशियंस ने जो साइकोलॉजिकल अटैक किया था फिशर के ऊपर, तो वो क्या था, दे क्लेम्ड दैट द अमेरिकन्स वर यूजिंग अ सीक्रेट वेपन व्हिच कुड इन्फ्लुएंस ओपोनेंट्स माइंड टू डिफीट स्पासकी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिकन जो है वो एक कोई सीक्रेट वेपन यूज कर रहे हैं जो कि स्पासकी के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी उस पर असर पड़ रहा है और वो जीतने के काबिल नहीं रह पाएगा और वो हार जाएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। फोर्थ है, विद ऑल देयर म्यूचुअल राइवलरी कपिल देव एंड गवास्कर एडमायर्ड ईच अदर कमेंट। कह रहे हैं कि जो भी उनकी आपस की राइवलरी थी कपिल देव और गवास्कर की, उसके बावजूद वो एक दूसरे को एडमायर करते थे, मतलब उनको सराहते थे। तो कह रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि in all matches, Kapil as captain and Jimmy as his deputy would always fall on the views of Sunil while formulating strategies. Even in the World Cup, Kapil was found to seek the advice of Gavaskar and Ravi Shastri. तो कह रहे हैं कि सभी मैचेस के अंदर कपिल एज कैप्टन, यानी कपिल जो है कैप्टन के तौर पर और जिमी जो है उनके डिप्टी के तौर पर, हमेशा इस बात पर इत्तेफाक करते थे कि सुनील की जो फॉर्मुला स्ट्रेटेजीज हैं वो ही ठीक है ना। और वो भी जब कोई नई स्ट्रेटेजी बनाते थे, कोई नया रूल बनाते थे, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही बनाया करते थे, ठीक है, और कभी कभी उनकी हेल्प भी लिया करते थे। और वर्ल्ड कप में भी कपिल ने एडवाइस ली थी सुनील गावस्कर की और रवि शास्त्री की, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका ग्रामर का वर्क। तो आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी में क्या करना है, पहले वर्ड्स मीनिंग करिएगा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ जो है दोनों कट कर दीजिए, ये आपको नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है ये। ग्रामर की कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे वर्ड स्टडी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो वर्ड्स दे रखे हैं जो पढ़ने में भी एक से लगते हैं, कभी कभार उनकी स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मिलती है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होती, तो सेम हो जाएगा ना वर्ड, तो थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइट, साइट का मतलब एक जगह है ना, कोई भी जगह, ये वाला साइट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जैसे कि किसी का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, साइटेड एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये सब आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, आपको कुछ करना नहीं है इसके अंदर, एज इट इज लिखिएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे अडॉप्ट और अडेप्ट। तो फर्स्ट है वी शुड अडॉप्ट या अडेप्ट आवरसेल्व्स टू ऑल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर आएगा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, है ना, अडेप्ट कर लेना कंडीशंस को। अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हो, आपको उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड है व्हाई डू यू ऑल्टर। अब देखिए ऑल्टर और ऑल्टर दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ पर ए आर है, यहाँ पर ए आर है। योर कोर्स, कोर्स क्या है, देखिए COURSE कोर्स, और यहाँ पर क्या है COARSE कोर्स, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए करेक्ट क्या है,
ALDER ऑल्डर वाले में कौन सा वाला कोर्स आएगा? COURSE वाला, ठीक है। अब स्टडीज इन द मिडल ऑफ द ईयर। उसके बाद देखिए थर्ड है द साइट। साइट देखिए SITE साइट वाला साइट करेक्ट है। ऑफ आवर न्यू कॉलेज बिल्डिंग इज वेरी नियर द सी शोर। फोर्थ देखिए द सन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी दोनों सेम स्टेशनरी है ना, एक में ARY आ रहा है, एक में ERY आ रहा है। एक स्टेशनरी मतलब कि जो जहां से हम पेंसिल इरेजर वगैरह खरीदते हैं वो। एक स्टेशनरी मतलब होता है अपनी जगह पर स्थिर, ठीक है। तो सन जो है बस स्टेशनरी है और सभी प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। रिजॉल्व नहीं, रिजॉल्व मतलब घुलना, घुलते नहीं है, घूमते हैं, है ना, रिवॉल्व अराउंड इट। उसके बाद फिफ्थ है अ ट्रू इंडियन शुड अटैच नो इंपॉर्टेंस टू कास्ट। तो कास्ट यानी मतलब कह रहे हैं कि जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी कास्ट की, यानी जाति की कोई वो नहीं है खास अहमियत, वो सबको बराबर मानेगा। सिक्स है हमारा द प्रिंसिपल वॉज ग्रेशियस टू अलाउ हर टू डांस ऑन द स्टेज एंड हर डांस वॉज सो ग्रेसफुल दैट शी वन द अप्लॉज ऑफ द पीपल। तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा रहमदिल थे। ग्रेशियस मतलब रहमदिल, और यहाँ पर अगले वाले में क्या है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब खूबसूरत, जिसको हम कह सकते हैं, या अट्रैक्टिव, ठीक है। तो पहले वाले में ग्रेशियस, दूसरे वाले में ग्रेसफुल। ये समझ आया आपको? बहुत ध्यान से कीजिएगा, देखिए सेम लगभग वर्ड सेम लगते हैं तो आप गलती मत करिएगा इसके अंदर। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर आपको इडियम चूज करना है। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था ना, अ बेड ऑफ रोजेस, ये एक इडियम है, एक कहावत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या निकल रहा है कि एक आसान जिंदगी, है ना। तो अब अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो फूलों भरा बेड, है ना, यानी गुलाब से भरा हुआ बेड। लेकिन ऐसा नहीं है, इडियम में ऐसा नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हैं हम, उसके अंदर हम सेंस निकालते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट हैज बिकम एन अपहिल टास्क फॉर द सदर्न स्टेट्स। अपहिल टास्क का मतलब एक ऐसा काम जो हो नहीं पा रहा है ना, मतलब बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है, ये काम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। सेकंड है ही हैज नॉट कंस्ट्रक्टेड अ हाउस येट एज ही हैज बीन ग्रिलिंग स्टोन ऑल थ्रू। इसमें ग्रिलिंग स्टोन आएगा। उसके बाद देखिए इट इज रॉन्ग टू से दैट पीपल हु बिल्ड कैसल्स इन द एयर बिल्ड नो कैसल्स एनीवेयर। कह रहे हैं कि ये बात जो ये गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि जो हवाई महल बनाते हैं वो कभी भी अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। यानी पहले हम सोचेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे ना, इसका सेंस ये है। फोर्थ है अ जॉब इन द फॉरेन कंट्री प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अ टर्निंग पॉइंट मतलब एक जिंदगी बदल देने वाला पॉइंट। उसके बाद है फिफ्थ, एज मैनेजर ही हैज अ टफ टाइम इन द टेंशन रिडन ऑफिस बट नाउ ही इज इन अ बेड ऑफ रोजेस एज ही हैड बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, ठीक है। तो कह रहे हैं मैनेजर के तौर पर उसके लिए बहुत टफ टाइम था, टेंशन थी बहुत ज्यादा जब वो दूसरे ऑफिस में था, लेकिन जब से वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ है अब उसके लिए अब बेड ऑफ रोजेस, यानी बहुत आसान सा हो गया काम। सिक्स है ही इज इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स ही कैन बिकम एन IAS ऑफिसर विद हिज पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड। फूल्स पैराडाइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि नहीं वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, कि अगर वो ये सोच रहा है कि IAS ऑफिसर बन जाएगा वो भी इतने गंदे मार्क्स के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बेटा ये आपको जो है कहाँ पे करना है, फर्स्ट ये पूरा ये वाला यहाँ तक का ये दोनों क्वेश्चन आपको ग्रामर कॉपी में करने हैं। वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं, और जो मैंने आपको ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन करवाए हैं वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।